Jai Hind all dear students. Again I would like to welcome all of you on our online platform the Science Park. Guys, last class में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसके इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस को कवर किया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने लास्ट रेजिस्टेंस पढ़ा था। रेजिस्टेंस के बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पहले मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ गाइस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को किस तरीके से कॉम्बिनेट किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सेल्स क्या होते हैं, सेल्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस सेल का क्या होता है। किरचॉफ ने करंट डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड या वोल्टेज रेगुलेटर वोल्टेज के से रिलेटेड कुछ रूल दिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। थर्मिस्टर और सुपर कंडक्टिविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं गाइस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में पहला कॉम्बिनेशन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में किस तरीके से रेजिस्टेंस को जोड़ा जाता है, तो ये जो फॉर्मेशन बनता है गाइस, ये बनता है रेजिस्टेंस का। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग 3 रेजिस्टेंस को एक दूसरे के साथ सीरीज में जोड़ देते हैं। साथ ही साथ इनके साथ एक सेल और एक की लगा दी जाती है। ठीक है, सेल जो कि सोर्स होता है इलेक्ट्रिसिटी का या करंट के फ्लो का। ठीक है, हमने मान लिया कि 3 रेजिस्टेंस R1, R2, R3। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है गाइस कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब करंट बदलता नहीं है, सभी पर सेम रहेगा। लेकिन वोल्टेज जो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में वो डिफरेंट होता है, वोल्टेज डिफरेंट रहेगा। ठीक है गाइज, तो वोल्टेज डिफरेंट रहेगा। तो हमने मान लिया कि अक्रॉस द एंड्स ऑफ रेजिस्टेंस वोल्टेज V1, अक्रॉस रेजिस्टेंस R2 वोल्टेज V2 एंड अक्रॉस रेजिस्टेंस R3 द वोल्टेज इज V3। ठीक है, स्टार्ट किया। इन दिस कॉम्बिनेशन सेकेंड एंड ऑफ रेजिस्टेंस R1, मतलब R1 का सेकेंड एंड इज जॉइंड विद द फर्स्ट एंड ऑफ रेजिस्टेंस R2। फिर इसका सेकेंड एंड मीन्स R2 का सेकेंड एंड R3 के फर्स्ट एंड से जोड़ा जाता है। साथ ही साथ R1 के फर्स्ट एंड और R3 के सेकेंड एंड के बीच में एक सेल और एक की लगा दी जाती है। A battery and a key is joined between the first end of R1 and second end of R3. Consider their resistance are R1, R2 and R3. जैसे मैंने लिखा था, are joined in series combination. Let I current flow in this circuit. अगर I current सर्किट में फ्लो हो रहा है and potential difference across the ends of each resistance, जैसा हम लोगों ने लिखा V1, V2 and V3 है respectively, such as V is equal to V1 plus V2 plus V3। इसको दे दी हम लोगों ने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है गाइज, तो बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है गाइज, V इज इक्वल टू होता है IR। ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of first resistance R1। ठीक है, फर्स्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा जिसको नाम हम लोग दे देंगे V1, तो इस हिसाब से हो जाएगा बाय ओम्स लॉ V1 इज इक्वल टू हो जाएगा गाइस IR1। ठीक है, ऐसे ही एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ सेकेंड रेजिस्टेंस, इसे आपको पूरा लिखना है गाइस, V2 इज इक्वल टू हो जाएगा IR2। और ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ थर्ड रेजिस्टेंस V3, और V3 इज इक्वल टू हो जाएगा गाइस IR3। अब इन सभी मानों को पुट ऑल द above values in equation फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में सभी वैल्यूज को रखिए। तो V की वैल्यू है IR इज इक्वल टू V1 की जगह हो जाएगा IR1, V2 की जगह पुट करेंगे IR2 और V3 की जगह रखेंगे IR3।
आपको दिख रहा है कि दोनों में से पूरी इक्वेशन में से I कॉमन आ रहा है, बचा R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल हो जाएगा गाइस, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा, तुल्य है R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर बोला जाए कि 3 रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा जाता है तो R1 प्लस R2 हो जाएगा, और अगर n रेजिस्टेंस को जोड़ा जाए, इफ n रेजिस्टेंस ऑफ इफ n रेजिस्टर्स लिख लेना, प्रतिरोधों को जोड़ रहे हैं, ऑफ रेजिस्टेंस R। अगर n रेजिस्टेंस को जोड़ा जाए, उनमें प्रत्येक की रेजिस्टेंस जो है वो R है, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा गाइस NR। ये फॉर्मूले को ध्यान रखना है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में 3 रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ा जाता है, तो उसको हम लोग पहले देख लेते हैं कि इसमें 3 रेजिस्टेंस जो होते हैं, इस तरीके से 3 रेजिस्टेंस नाम दे दिया हम लोगों ने R1, R2 और R3 को। इनके फर्स्ट एंड को एक पॉइंट A से और सेकेंड एंड को एक पॉइंट B से जोड़ा जाता है। इस कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं गाइस। इसके साथ साथ एक बैटरी या इसे सेल भी लिख सकते हैं, और साथ ही साथ एक की भी लगा दी जाती है। ठीक है, जब बैटरी से कुछ करंट फ्लो होगा I, तो ड्यू टू पैरेलल कॉम्बिनेशन ये I जो है ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। नाम दे दिया हम लोगों ने I1, I2 और I3 सॉरी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा गाइस, जैसे मैंने बोला कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज कांस्टेंट होता है, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज कांस्टेंट होता है गाइस किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस एंड्स पर जो वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, V। थ्योरी की बात करें तो इन दिस कॉम्बिनेशन फर्स्ट एंड ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज ज्वाइंड विद पॉइंट A एंड सेकंड एंड ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज ज्वाइंड विद पॉइंट B। ठीक है, a battery and a key is joined between the point ends of the R1 and R2. Consider 3 resistance R1, R2 and R3 are joined in parallel combination. Let V be the potential difference across the ends of each resistance. जो हमने डायग्राम में बताया, if I current is given to the point A, it can be partially distributed such as I is equal to I1 plus I2 plus I3। इस फॉर्म में अलग अलग पार्शियली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाय ओम्स लॉ। सो ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, लेकिन चूंकि यहाँ चेंज क्या हो रहा है I, तो I बराबर हो जाएगा V अपॉन R। सो करंट फ्लोइंग across ends of R1 या रेजिस्टेंस R1 इज I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, V तो कांस्टेंट है और रेजिस्टेंस कौन सा है R1, तो I1 इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R1। करंट फ्लोइंग ऐसे ही, करंट फ्लोइंग across ends of रेजिस्टेंस R2 इज I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, V अपॉन R2। एंड करंट फ्लोइंग across the ends of R3 is
I3 इज इक्वल टू हो जाएगा V/R3। तो तीनों रेजिस्टेंस पर जितना करंट फ्लो होता है वो हम लोगों ने लिख लिया। अब क्या करेंगे, पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। सो इक्वेशन फर्स्ट में सारी वैल्यूज रखेंगे गाइस, तो क्या हो जाएगा, V/R बराबर हो जाएगा V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। इसको हम लोग सॉल्व करें तो राइट साइड से आपको दिख रहा है कि पूरी इक्वेशन में से V कॉमन आ रहा है, बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सो V से V कैंसिल हो जाएगा गाइस, बचेगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये इक्विवेलेंट फॉर्मूला होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में गाइस। अगर टू रेजिस्टेंस होंगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। इफ n रेजिस्टेंस या n रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R, अगर ये सीरीज में ज्वाइंट है तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा n/R। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी गाइस R/n। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ चुके हैं हम लोग पहले भी इसके बारे में। रेजिस्टेंस क्या होता है, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसे हम लोग रो बोलते हैं, इसकी बात करें तो ये R और ये होता है रो, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, ये न्यूमेरिकल इक्वल होता है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ कंडक्टर, जैसा हम लोगों ने पढ़ा है गाइस। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज नॉट डिपेंड्स ऑन, इसमें कोई डिपेंड नहीं होता है। इट्स यूनिट इज ओम, इसकी यूनिट ओम होती है। इट्स यूनिट इज ओम इनटू मीटर। रेजिस्टेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, ये कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है, लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, ठीक है। एंड इसका डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले मैंने आप लोगों को बताए हैं, आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट, थ्री रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम एंड 5 ओम। सो सॉल्यूशन में पहले हम लोग गिवन को लिख लेते हैं। उसने बोला है कि 3 रेजिस्टेंस जोड़े हुए हैं, नाम दे देते हैं। R1 की वैल्यू है 3 ओम, R2 की वैल्यू है गाइस 5 ओम एंड R3 की वैल्यू है 2 ओम। आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, देन कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन बोथ सिचुएशन। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। सो R इक्विवेलेंट इस हो जाएगा गाइस 3 प्लस 5 प्लस 2, तो 5 3 10, 5 3 8 प्लस 2 10। सो R इक्विवेलेंट हो जाएगा गाइस 10 ओम। ये तो एक निकल आया। अब बात करें हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो आपको याद हो तो अभी हम लोगों ने निकाला था पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसको हम लोग लिखना चाहें तो एलसीएम लेके R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, आपको याद है जैसे कैपेसिटर्स में मैंने बताया था, ऊपर तीनों का मल्टीप्लाई मीन्स 1 2 3। सो R1 R2 R3 हो जाएगा, फिर 1 2 प्लस 2 3 प्लस 3 1, सिंपल, ठीक है। एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर ले, या फिर यहाँ वैल्यूज रख के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा गाइस R1 R2 R3 ऊपर मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 5 इंटू 2 अपॉन में हो जाएगा 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3। वैल्यूज रख दिया अलग अलग, सॉल्यूशन बनाइए। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 5 3 जा 15 इंटू 2 30 अपॉन में 15 प्लस 10 प्लस 6, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा गाइस 30 अपॉन 31, ठीक है। ये हो जाएगा सॉल्यूशन में। आप चाहें तो इसको डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। डिवाइड करेंगे आप लोग तो ये 300 बन जाएगा, जो कि 9 टाइम्स में कुछ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन हम लोग बना सकते हैं जो भी आपका वैल्यू आएगा उसके अनुसार। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू
डिवाइड नहीं हो रहा है तो पॉइंट लगेगा, ठीक है। और 30/31 है, तो ये कुछ इस सिचुएशन में आ जाएगा गाइज। 30/31 करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 331 0 पॉइंट में, ठीक है। 300 से डिवाइड करना है तो पहले तो हम लोग बड़ी वैल्यू के साथ ही चले, 9 1 जा 9, 9 3 जा 270, ठीक है। अगर आप 10 टाइम्स लेंगे तो 310 हो जाएगा, तो 279। इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा 1, 10 में से 9 गया, बचा कितना बेटा 1, फिर 10 में से कितना जाएगा 8 बच जाएगा, बचेगा 2 और ये हो जाएगा 21, ठीक है 21। अब चूँकि कितने टाइम्स में गया 9 टाइम्स में, यहाँ 10 हो जाएगा 210, तो 3 को ही मल्टीप्लाई कर ले, 3 3 जा 1, कितने बाइट 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स 7 टाइम जाएंगे, तो 31 × 7 7217, ज़्यादा हो रहा है तो 6 टाइम्स आएगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं, बस 0.96 हमारा ये आंसर हो जाएगा, 0.96। और किस में आ जाएगा गाइस, ओम में, ठीक है। 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक सॉल्व करना है। नेक्स्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। जैसे किसी सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड किया जाता है करंट के ऑब्स्ट्रक्शन को अफोर्ड करने के लिए, वैसे ही रेजिस्टेंस के सेल के अंदर एक इनबिल्ट रेजिस्टेंस होता है गाइस, ठीक है। सो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट। सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं उनके द्वारा करंट के फ्लो में जो रुकावट डाली जाती है उसी को कहा जाता है गाइस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल r, सारी प्रॉपर्टीज सेम है। Its unit is ohm and dimensional formula both are same as electric resistance. The value of internal resistance depends on the following terms. यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है, on increasing the distance between electrodes, मतलब सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनके बीच के अगर डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए तो इंटरनल रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेज, इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो डिक्रीज होता है। दोनों प्रॉपर्टी को बहुत बढ़िया से ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट, ईएमएफ ऑफ सेल। यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है गाइस, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। जो की पॉइंट है मैं उसकी बात करता हूँ। इफ सेल इज केप्ट इन ओपन सर्किट, अगर सेल को ओपन सर्किट में रखा जाए, देयर इज नो करंट फ्लो इन द, तो कोई भी करंट सर्किट में फ्लो नहीं होता है। इन दिस सिचुएशन या इन सच कंडीशन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल इज कॉल्ड द ईएमएफ। अगर सेल ओपन सर्किट में है तो उससे कोई करंट मिलेगा नहीं, लेकिन सेल के अंदर इनबिल्ड कुछ करंट होगा, उस दौरान जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई और इसकी यूनिट भी वोल्ट होती है। ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें हम लोग, सो इफ सेल इज केप्ट इन क्लोज्ड सर्किट, दैट मीन्स सम करंट फ्लोज इन द सर्किट। अगर क्लोज सर्किट में तो करंट का फ्लो होगा। इन सच कंडीशन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। यहाँ से ये बात समझ में आई कि अगर ओपन सर्किट में सेल रखा है तो ईएमएफ जनरेट होता है और अगर क्लोज सर्किट में सेल रखा हुआ है तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है 1350 जूल वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन टू फ्लो द 3 एम्पियर करंट। 3 एम्पियर करंट को फ्लो करने के लिए 5 मिनट के लिए कितना ईएमएफ सोर्स होगा। तो हमें गाइस ईएमएफ फाइंड करना है। सॉल्यूशन में पहले गिवन सिचुएशंस को हम लोग लिख लेते हैं। सो गिवन क्या है गाइस, वर्क गिवन है W इज इक्वल टू 1350 इज रिक्वायर्ड टू बी डन टू फ्लो द 3 एम्पियर करंट। आई की वैल्यू भी गिवन है 3 एम्पियर और टाइम गिवन है गाइस 5 मिनट। 5 मिनट को चेंज करेंगे तो 5 × 60 हो जाएगा 300 सेकेंड। 5 मिनट में 300 सेकेंड हो जाएगा। अब उसने बोला कि व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ सोर्स, या कितना ईएमएफ हो रहा है। सो ईएमएफ हो जाएगा, ईएमएफ इज इक्वल टू, ईएमएफ भी पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है और ईएमएफ इज इक्वल टू द W/Q। ठीक है गाइस, तो हमें पहले Q की जरूरत पड़ेगी। फॉर वैल्यू ऑफ Q आप लोगों ने पढ़ा है कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू होता है गाइस I × T। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम इज कॉल्ड द चार्ज। तो I की वैल्यू कितनी है, Q इज इक्वल टू, I की वैल्यू है 3 × टाइम कितना है 300 सेकेंड, तो Q की वैल्यू हो जाएगी 900 कूलम।
तो वैल्यूज निकाल लीजिए। तो EMF E इज इक्वल टू W/Q, वैल्यू रखें तो E इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1350 अपॉन में 900। 0 से 0 एक कैंसिल हो जाएगा। 5 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इसको, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, बचा कितना गाइस, 2 बचा, 3 बचा, 5 7 ज़ा 35। और अपॉन की वैल्यू की बात करें तो 5 1 ज़ा 5 बचा 4, 5 8 ज़ा, ठीक है। फिर 3 से डिवाइड करें तो 3 9 ज़ा 27 और 3 6 ज़ा, या 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। तो E बराबर आया मेरे पास 3/2। इसको आप डिवाइड करेंगे तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, बचा 1 तो 2 5 ज़ा 10। तो 1.5 वोल्ट हमारा क्या आ जाएगा गाइस, EMF। रिलेशनशिप बिटवीन EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, यह हमें प्रूफ करना है। क्या रिलेशनशिप होता है गाइस, तो रिलेशनशिप होता है स्मॉल r इज इक्वल टू E/V-1 इंटू कैपिटल R। यह हमें प्रूफ करना है गाइस। इसके लिए पहले तो हम लोग अरेंजमेंट बना लेते हैं कि एक सर्किट में बात सेल की हो रही है, तो हम लोग पहले एक्सटर्नल सर्किट बना लेते हैं। एक्सटर्नल सर्किट में हम लोगों ने मान लो एक रेजिस्टेंस को ऐड किया है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, साथ ही साथ एक सेल लगा हुआ है पॉजिटिव नेगेटिव, जिसका EMF कितना है E, जिसके कारण करंट बह रहा है I। साथ ही साथ सेल है तो सेल के साथ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनबिल्ड रहता है जो कि R होता है। कंसिडर अ सेल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस R एंड इट्स EMF इज E, लेट R बी द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्वाइन इन सीरीज विद सेल। ठीक है, R जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो कि इसके साथ किस में जोड़ा हुआ है, ज्वाइंट में जोड़ा हुआ है। तो आपको पता है कि R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, सो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा गाइस, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R प्लस R। ये तो आपको पता ही है, R प्लस कितना हो जाएगा R। साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करें तो रेजिस्टेंस कितना है, R है, टोटल EMF E हो जाएगा। सो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट, करंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट या सेल हम लोग लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। सो टोटल EMF की बात करें बेटा तो I इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल EMF कितना है E अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस कितना है R प्लस R का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो E इज इक्वल टू हो जाएगा गाइस I इज इंटू R प्लस R, अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं तो E बराबर हो जाएगा IR प्लस IR। सिंस हमें पता है ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है गाइस, IR या RI, तो E बराबर हो जाएगा IR प्लस V। IR प्लस क्या हो जाएगा बेटा V। इसको इस साइड पूछा दीजिए तो ये माइनस का है, प्लस का इस साइड आएगा माइनस का, तो E माइनस V बराबर हो जाएगा IR। हमें तो I की वैल्यू निकालना है तो R अपॉन में चले जाएगा, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा E माइनस V, सॉरी R की वैल्यू, क्योंकि हमारे जो रिलेशनशिप है इसमें R की वैल्यू है, स्मॉल r बराबर हो जाएगा E माइनस V अपॉन I। बाय ओम्स लॉ I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, V बाय R। बताइए आपको I की वैल्यू क्या लिख सकते हैं बेटा, V बाय R। तो वैल्यू रखेंगे, सो R इज इक्वल टू हो जाएगा E माइनस V अपॉन में हो जाएगा गाइस V बाय R, ये ऊपर चले जाएगा तो R बराबर हो जाएगा E माइनस V अपॉन V पूरे के मल्टीप्लिकेशन में क्या है R। V को अलग अलग कर दो बेटा, तो ये हो जाएगा E अपॉन V माइनस V अपॉन V इंटू R, V से V कैंसिल, R बराबर बचेगा
E अपॉन V माइनस 1 इंटू आर, हैंस प्रूव। यही हमें रिलेशनशिप को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ऐसे ही से हम लोगों को समझना है। क्वेश्चन क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल व्हेन इट इज इन क्लोज्ड सर्किट इज 8 वोल्ट। जब सॉल्यूशन की बात करें, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ अ सेल व्हेन इट इज इन क्लोज्ड सर्किट, जब ये क्लोज्ड सर्किट में है तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 8 वोल्ट। तो मतलब हमें क्या गिवन है, V इज इक्वल टू गिवन है 8 वोल्ट। आगे लिखा है व्हेन 2 एम्पियर करंट I इज इक्वल टू 2 एम्पियर इज टेकन फ्रॉम इट, देन पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स 6 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स हो रहा है, मतलब E बराबर कितना है, 6 वोल्ट। फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। सो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या फॉर्मूला, R बराबर E अपॉन V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। या फिर हम लोग एक फॉर्मूला देखें, तो जब मैंने अभी सॉल्यूशन करवाया था तो इतनी ज़रूरत ही नहीं है। जब हम लोगों ने सॉल्यूशन किया था गाइस, तो आपने देखा कि यहाँ एक फॉर्मूला बन रहा है R बराबर E माइनस V अपॉन I। इस फॉर्मूले का यूज़ भी कर सकते हैं। स्मॉल r बराबर बना फॉर्मूला E माइनस V अपॉन I, ठीक है। सॉरी, ये 6 वोल्ट रहेगा, ये 8 वोल्ट है। तो R बराबर हो जाएगा 8 माइनस 6 अपॉन I की वैल्यू कितनी है गाइस, 2 एम्पियर। तो R बराबर हो जाएगा गाइस 2 अपॉन 2, तो R बराबर हो जाएगा 1 ओम। ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, किरचॉफ्स लॉ ऑफ करंट डिस्ट्रीब्यूशन। किरचॉफ्स लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक करंट मीट एट एनी जंक्शन इज 0। मतलब किसी जंक्शन पर मिलने वाले, अगर हम लोग एक अरेंजमेंट बनाए, माना ये एक जंक्शन है, तो इस पर जितना भी करंट आकर रुकता है उन सभी का एल्जेब्रिक सम जो होता है वो 0 होता है। हमने माना कि 3 करंट जो है I1, I2 और I3 संधि की ओर आ रहे हैं, जंक्शन की ओर, और I4 और I5 जंक्शन से बाहर की ओर जा रहे हैं गाइस, ठीक है। तो इसका जो मतलब है, इसका मतलब ये है कि समेशन I इज इक्वल टू क्या है, 0। इन दिस रूल करंट कमिंग टुवर्ड द जंक्शन आर टेकिंग पॉजिटिव, जो जंक्शन की ओर आ रहे हैं वो पॉजिटिव होते हैं, एंड द करंट गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन आर टेकिंग नेगेटिव, सच एज समेशन I इज इक्वल टू 0। तो विथ साइन जोड़ना है, आने वाले करंट को पॉजिटिव I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4, ये जाने वाला करंट तो नेगेटिव लेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से आपको एक रूल मिलेगा कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू, जो माइनस की वैल्यू है उस साइड जाएगी, तो I4 प्लस I5। इसका मतलब ये हुआ कि जितना जंक्शन पर करंट आ रहा है उतना उतना बाहर की ओर जा रहा है विदाउट एनी लॉस, ठीक है। इसी को किरचॉफ्स लॉ कहा जाता है। सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ्स द एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट एंड देयर करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल EMF। मतलब जितना भी संधि पर करंट होता है और उसका रेजिस्टेंस का एल्जेब्रिक सम प्लस या इज इक्वल टू होता है टोटल EMF का एल्जेब्रिक सम, समेशन IR इज इक्वल टू समेशन E। विथ साइन इसे हम लोग समेशन IR प्लस समेशन E इज इक्वल टू, विथ साइन हम चाहे तो इसे लिख सकते हैं बेटा 0, एल्जेब्रिक सम। नोट क्या है, फर्स्ट रूल ऑफ किरचॉफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड है, फर्स्ट रूल। इसे करंट रूल भी कहा जाता है। सेकेंड रूल ऑफ किरचॉफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या वोल्टेज पर रिलेटेड होता है गाइस। सेकेंड रूल ऑफ किरचॉफ वोल्टेज रूल भी कहलाता है, और बोथ रूल्स आर ओनली एप्लीकेबल फॉर क्लोज्ड सर्किट, सिर्फ क्लोज्ड सर्किट पर लागू होता है। थर्मिस्टर क्या है, 2 छोटी डेफिनेशंस और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। थर्मिस्टर क्या होता है, थर्मिस्टर आर रेजिस्टेंस, थर्मिस्टर एक प्रकार का रेजिस्टेंस होता है विच इज मेड बाय सेमीकंडक्टर हुज रेजिस्टेंस ग्रेजुअली डिक्रीजेस, जिसका रेजिस्टेंस अचानक डिक्रीज हो जाता है व्हेन इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होता है। यूजेस फॉर वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज को रेगुलेट करने में, फॉर कंट्रोलिंग रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, सर्किट का रेजिस्टेंस भी
कंट्रोल होता है इससे। रेजिस्टेंस टेम्परेचर कांस्टेंट ऑफ या कांस्टेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेम्परेचर ऑफ थर्मिस्टर इज वेरी हाई, बहुत ज़्यादा होता है। सुपर कंडक्टिविटी, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस डिक्रीजेज, जब किसी सब्सटेंस के टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाता है तो इसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है गाइस, डिक्रीज होता है। एंड एट एनी इंस्टेंट व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस इज 0.1 केल्विन, मतलब बहुत कम टेम्परेचर पर इसका रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो जाता है और कंडक्टिविटी ऑब्वियसली जस्ट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो कंडक्टिविटी हाई हो जाएगी। इस सिचुएशन को सुपर कंडक्टिविटी या सुपर कंडक्टिंग सब्सटेंस कहा जाता है। ये कब पॉसिबल है, 0.1 केल्विन से 0.10 केल्विन तक ही पॉसिबल होता है गाइस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन था। थैंक यू।